डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश की एक्टिविटी नंबर 19 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे इसके लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि इन्फर्स द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग देम इन कॉन्टेक्स्ट, also understand the literal as well as the suggested implied meaning, and if not refers dictionary encyclopedia to find meaning spelling of words while reading and writing for reference work। इन्फर जो वर्ड है तो उसके मीनिंग होते हैं कि किसी भी चीज़ को डिडक्ट करना, किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ हमारे सामने है तो उनको सामने रखते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना। इन्फर कहते हैं कि अंदाज़ा। यहाँ पे हम आसान लफ्ज़ों में उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगाना तर्जुमा कर सकते हैं कि नामालूम अल्फाज, नामालूम शब्दों के मीनिंग का अंदाज़ा लगाना, उनको पढ़कर कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट इसे कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट ये इसे कहते हैं कि हम कोई भी वर्ड्स के आजू बाजू आगे पीछे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं या उस सेंटेंस को देखकर जिसमें कि वो वर्ड आ रहा है, हम कोई लफ्ज़ का, कोई वर्ड का मीनिंग पता करने की कोशिश करें। आल्सो अंडरस्टैंड द लिटरल एज वेल एज द सजेस्टेड इम्प्लाइड मीनिंग, और हमको ये भी सीखना है इस एक्टिविटी में कि हम कैसे किसी भी वर्ड के लिटरल और उसके सजेस्टेड और इम्प्लाइड मीनिंग पता कर सकते हैं। लिटरल माने है कि एक्चुअल में जो उसकी मीनिंग क्या होते हैं और उस वर्ड में या उस सेंटेंस के अंदर उसके मीनिंग क्या हो रहे हैं, तो ये हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इफ़ नॉट रिफर्स डिक्शनरी इंसाइक्लोपीडिया टू फाइंड द मीनिंग स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स वाइल रीडिंग एंड राइटिंग फॉर रेफरेंस वर्क। अगर हम किसी डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया को ना भी देखें उस वर्ड के मीनिंग या स्पेलिंग को तलाश करने के लिए, किसी भी वर्क के लिए, आप ये देखते होंगे कि आप डेली लाइफ में बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ते रहते हैं और उन वर्ड्स के मीनिंग हम दो तरह से मालूम कर सकते हैं। एक तो ये कि हम डिक्शनरी में देखें और डिक्शनरी में देख के हम उसके मीनिंग सही पता कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी आते हैं कि हम उसको सेंटेंस में पढ़ते हैं और सेंटेंस में पढ़ने के साथ ही साथ हम उसके मीनिंग समझ जाते हैं, क्योंकि आजू बाजू के जो वर्ड्स होते हैं या वो जो सेंटेंस होता है तो उसके ज़रिए हमको मालूम चल जाता है कि इस वर्ड्स के क्या मीनिंग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कंफर्म नहीं होते, क्योंकि हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक सिर्फ इन्फर करते हैं उससे। तो यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी में यही सिखाया जाएगा कि कैसे हम किसी भी वर्ड्स की मीनिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर बाद में उसको हम कैसे डिक्शनरी में देख के उसके जो रियल मीनिंग है वो पता कर सकते हैं और उस मीनिंग के ज़रिए क्या बताया जा रहा है तो वो पता कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। इस एक्टिविटी में टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स को क्या करना है, उनके लिए क्या निर्देश और हिदायत है। तो फर्स्ट है गिव स्टूडेंट्स मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड अनसीन पैसेजेस, कि वो स्टूडेंट को इस बात का ज़्यादा मौका देगा कि वो अनसीन पैसेजेस, ऐसे पैसेजेस को पढ़े, पैराग्राफ्स को पढ़े जो कि अनसीन है, उन्होंने इसको कभी नहीं देखा है। सेकंड है प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद ऑथेंटिक डिक्शनरी एंड टीच देम हाउ टू सर्च और रीड एंड यूज़ द डिक्शनरी, के टीचर का ये काम होगा कि स्टूडेंट को कोई ऑथेंटिक, कोई अच्छी मुस्तनद डिक्शनरी दे, ऐसी डिक्शनरी दे जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता हो, और फिर उन्हें ये सिखाए कि कैसे डिक्शनरी में हम कोई वर्ड को सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और कोई वर्ड की मीनिंग उसमें हम पढ़ सकते हैं। थर्ड है इफ़ पॉसिबल प्रोवाइड अ सेलफोन विद इंटरनेट कनेक्शन टू द स्टूडेंट, और अगर पॉसिबल हो तो टीचर का ये काम है कि स्टूडेंट को वो कोई ऐसा फ़ोन दे जिसमें कि इंटरनेट कनेक्शन भी हो। और फोर्थ है एक्सप्लेन व्हाट इज़ नोट टेकिंग, नोटिंग टू स्टूडेंट्स, और टीचर का ये काम होगा कि स्टूडेंट को बताएं कि नोट टेकिंग किसे कहते हैं, नोट लेना, नोट लिखना किसे कहते हैं और कैसे लिखे जाते हैं नोट्स, एंड हाउ इट हेल्प्स स्टूडेंट इन रिमेंबरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द कंटेंट। और ये बताए कि ये स्टूडेंट को, यानी नोट टेकिंग स्टूडेंट को कोई भी कंटेंट को लिखते टाइम, कोई भी कंटेंट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लिखने के लिए, याद करने के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, कितना अहम है।
तो नोट टेकिंग के बारे में इससे पहले मैं थोड़ा सा बहुत बता चुका हूँ कि नोट टेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नोट टेकिंग से आपका अभी भी फ़ायदा होगा और आगे जाके भी फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर से जब आप कॉलेज में जाएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या इसमें इंस्ट्रक्शन है? तो फर्स्ट है मेक नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इंसिडेंट्स, इवेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। के जो भी टेक्स्ट आ रहा है, आपको जो भी टीचर टेक्स्ट देगा तो उसके जो इंसिडेंट है, घटनाएं हैं, वाक़ये हैं और जो पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसके आप इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाइए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के आपको नोट बनाना है। एंड ऑल्सो अंडरलाइन द अनफेमिलियर वर्ड्स, और जो भी अनफेमिलियर वर्ड्स आए, ऐसे वर्ड्स आए जिनको कि आप नहीं जानते हैं, तो उसको अंडरलाइन कीजिए। सेकंड है ट्राई टू रिलेट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड देन लोकेट द वर्ड इन द डिक्शनरी। कि आपको ये करना है कि जो भी वर्ड आ रहा है, यानी जो भी मुश्किल वर्ड आपके सामने आएगा तो उसको आपको अंडरलाइन करना है और उसके मीनिंग गेस करने की कोशिश करना है आपको कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट मतलब इससे पहले मैं बता चुका हूँ, सियाक को कहते हैं, संदर्भ को कहते हैं हिंदी में, यानी आजू बाजू के जो वर्ड्स है या जो सेंटेंस है तो उससे ही उसके मीनिंग का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना है आपको। और बाद में ये करना है कि उस वर्ड के जो रियल और एक्चुअल मीनिंग है तो उसको आपको डिक्शनरी में सर्च करना है, तलाश करना है। थर्ड है लुक फॉर द प्रोनाउंसिएशन एंड द यूज़ ऑफ दैट वर्ड इन द सेंटेंस। फिर उसके बाद में आपको ये करना है कि उस वर्ड के जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है तो उसको तलाश करने की कोशिश कीजिए, और उस वर्ड के जो सही यूजेज है तो उसको तलाश करने की कोशिश कीजिए। लर्निंग एक्टिविटी में फर्स्ट है टीचर डिवाइड्स द क्लास इन ग्रुप्स, मिनिमम 3 to 4 स्टूडेंट इन अ ग्रुप। कि टीचर क्लास को ग्रुप्स में बांटेगा और हर ग्रुप में 3 से 4 स्टूडेंट मिनिमम रहे। एंड आस्क देम टू रीड द अनसीन पैसेज, और फिर वो उनसे कहेगा कि जो अनसीन पैसेज है तो उसको पढ़े। यानी एक कोई भी पैसेज देगा और नीचे यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पैसेज दिया भी गया है, तो इस तरह का या यही पैसेज पढ़ने के लिए देगा। प्रोवाइड 1 पैसेज फॉर ईच ग्रुप, और हर ग्रुप को एक पैसेज देगा। यहाँ पे जो पैसेज है मैं उसको पढ़ते जाऊँगा और उसका एक्सप्लेनेशन करते जाऊँगा। इसमें आपको यह करना है कि जितने भी अनसीन या अनफेमिलियर वर्ड्स आपके सामने आते जाए तो उनको आप अंडरलाइन भी कीजिए और उनकी एक लिस्ट भी बनाते जाइए। तो हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जो भी पैराग्राफ है, पैसेज है, तो उसको शुरू कर रहे हैं कि मैनी पीपल हु आर लुकिंग टू गेट अ पेट डॉग गेट अ पपी। बहुत सारे लोग जो कि एक पालतू कुत्ता रखने के लिए सोच रहे हैं तो वो अक्सर एक पपी रखते हैं या एक पपी लेकर आते हैं। तो पपी किसे कहते हैं? पपी कुत्ते के छोटे से बच्चे को कहते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स वाई पीपल गेट पपीज़। बहुत सारे रीज़न हैं कि लोग पपीज़ को लेते हैं। आफ्टर ऑल पपीज़ आर क्यूट, क्योंकि सब चीज़ों के बाद में पपीज़ क्यूट होते हैं, अच्छे दिखते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं, एंड प्लेफुल, और बहुत खेलने कूदने वाले होते हैं। बट इवन दो पपीज़ मेक गुड पेट्स, लेकिन अगरचे के जो पपीज़ होते हैं तो वो अच्छे पालतू जानवर बनते हैं। देयर आर गुड रीजन्स वाई यू शुड कंसिडर गेटिंग एन अडल्ट डॉग इंस्टेड। लेकिन बहुत सारे अच्छे रीज़न भी है, बहुत सारे अच्छे वजूहात भी है कि आपको किसी एडल्ट डॉग को, किसी बड़े कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाने के लिए सोचना चाहिए। When you get a puppy, you have to teach it how to behave. जब आप कोई पपी को लेते हैं, किसी कुत्ते के छोटे बच्चे को आप पेट डॉग बनाते हैं, तो आपको उसको सिखाना पड़ता है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है। You have to make sure that the puppy is housebroken so that it does not go to the bathroom inside the house. और आपको इस बात के मेक श्योर करना होता है, इस बात को आपको यकीनी बनाना होता है कि जो पपी हो तो वो हाउस ब्रोकन हो। अब हाउस ब्रोकन किसे कहते हैं? तो हाउस ब्रोकन कहते हैं कि किसी भी जानवर को ये सिखाना कि इसे टॉयलेट के लिए कहाँ पर जाना है, या उसको ये सिखाना कि टॉयलेट के लिए बाहर कैसे जाना है। तो पपी को आपको ये सिखाना पड़ता है सो दैट इट डज नॉट गो टू द बाथरूम इनसाइड द हाउस, ताकि वो घर ही के अंदर बाथरूम के लिए ना चले जाए। यू हैव टू टीच द पपी नॉट टू जंप अप ऑन योर गेस्ट और च्यू ऑन योर शूज़। और आपको आपके पपी को ये सिखाना भी होता है कि वो आपके घर पर आए हुए मेहमानों के ऊपर जंप ना कर दे, उनके ऊपर कूदने ना लगे या उनके ऊपर हमला ना कर दे, या ये कि आपके शूज़ को, आपके जूते चप्पलों को वो चबाने ना लगे। यू हैव टू ट्रेन द पपी टू वॉक ऑन अ लीश। आपको जो छोटा बच्चा है कुत्ते का, तो उसको ये भी सिखाना होता है कि वो लीश पर कैसे चले। लीश पर चलना, लीश किसे कहते हैं? लीश कहते हैं कुत्ते के गले में जो पट्टा बांधने के साथ साथ एक रस्सी भी अपन बांध देते हैं या एक चैन लगा लेते हैं,
तो कुत्ते को ये भी सिखाना होता है कि वो उस लीश के साथ में ही कैसे चले। दिस इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, और ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा काम है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ व्हेन यू गेट एन एडल्ट डॉग, जबकि आप एक बड़ा कुत्ता लेते हैं, देयर इज़ अ गुड चांस, तो एक बड़ा चांस है, एक ज़्यादा चांसेस है दैट इट विल ऑलरेडी नो हाउ टू डू ऑल ऑफ द प्रीवियस मेंशन थिंग्स। एक इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस, इस बात का अच्छा चांस है कि उसको पहले से ही मालूम होगा कि जो भी पीछे मेंशन की गई चीज़ें हैं तो वो उसको मालूम हो। मैनी एडल्ट डॉग्स हैव ऑलरेडी बीन हाउस ब्रोकन, बहुत से जो एडल्ट डॉग होते हैं यानी बड़े कुत्ते होते हैं तो वो पहले से हाउस ब्रोकन होते हैं। हाउस ब्रोकन की इससे पहले मैं मीनिंग बता चुका हूँ कि उनको सिखा दिया जाता है कि वो टॉयलेट के लिए कहाँ जाए। मैनी एडल्ट डॉग्स विल नॉट जंप ऑन, बहुत से जो एडल्ट डॉग होंगे, बड़े कुत्ते होंगे, तो वो आपके मेहमानों पर या आपके ऊपर खुद हमला नहीं करेंगे, आपके ऊपर जंप नहीं कर देंगे। और च्यू थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट देम टू जंप ऑन और च्यू, और वो ऐसी चीज़ों को नहीं चबाएंगे जिस पे कि आप नहीं चाहते कि वो जंप करे या च्यू करे या उसको चबाए। च्यू करना माने होता है चबाना। मैनी एडल्ट डॉग्स विल बी एबल टू वॉक ऑन लीश विदाउट पुलिंग यू टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, बहुत सारे जो अडल्ट डॉग होंगे, जो बड़े कुत्ते होंगे, तो वो लीश के साथ में ही चल पाएंगे। लीश को मैं क्या है तो मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि लीश के साथ ही वो चल सकते हैं, आपको स्ट्रीट के दूसरे साइड पर खींचे बगैर। स्ट्रीट कहते हैं रास्ते को, यानी अगर आप उनको रास्ते पर लेकर चल रहे लीश के साथ में तो वो आपको खींचकर दूसरी तरफ नहीं लेके जाएंगे। पपीज़ ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, पपीज़ को बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है, यानी उसमें उनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। एंड वांट टू प्ले ऑल ऑफ द टाइम, और वो हर वक्त खेलना चाहते हैं। दिस कैन बी फन, और ये फन भी होगा, मज़ा भी होगा। बट यू माइट नॉट वांट टू प्ले एज मच एज योर पपी डज, लेकिन आप उतना नहीं खेलना चाहेंगे जितना कि आपका पपी खेलना चाहता है, क्योंकि आप थके हुए होंगे, आपको दूसरे काम होंगे, लेकिन आपका पपी चाहेंगे कि आप हमेशा खेलते रहे। Puppies will not always sleep through the night or let you relax as you watch television. Puppies पूरे रात भर नहीं सो सकेंगे और आपको टेलीविज़न को देखते हुए रिलैक्स भी नहीं रहने देंगे। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ मोस्ट एडल्ट डॉग्स विल वेट ऑन यू टू प्ले, जबकि जो एडल्ट डॉग्स होंगे यानी जो बड़े कुत्ते होंगे तो वो आपका वेट करेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे कि आप उनके साथ में खेलें। व्हाट इज़ मोर, और क्या ज़्यादा है, और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम इसमें। दे विल स्लीप व्हेन यू आर स्लीपिंग, और जो एडल्ट डॉग है, जो बड़े कुत्ते हैं, तो वो सोएंगे जबकि आप सोते रहते हैं। एंड आर हैप्पी टू वॉच टेलीविजन ऑन द काउच राइट बिसाइड यू, और वो बहुत खुश भी होंगे कि वो टेलीविज़न देखे काउच पर बैठे हुए आपके साइड में। काउच किसे कहते हैं? काउच कहते हैं सोफे को। देयर इज़ वन लास्ट रीज़न वाई शुड गेट एन एडल्ट डॉग इंस्टेड ऑफ पपी, एक आखिरी रीज़न भी है कि आपको एक बड़े डॉग को लेना चाहिए किसी पपी के बजाय। अब वो क्या है? व्हेन मोस्ट पीपल गो टू द पाउंड टू गेट अ डॉग, जब बहुत सारे लोग पाउंड पे जाते हैं किसी भी कुत्ते को लेने के लिए। अब पाउंड क्या हो रहे थे, इसकी मीनिंग आगे आएंगे। दे गेट अ पपी, तो वो एक पपी लेते हैं, एक छोटा सा कुत्ता लेते हैं। पाउंड जो वर्ड है मैं इससे पहले बोल चुका हूँ कि इसके जो मीनिंग है तो आगे आएंगे, आप इसको बस अभी नोट करके रखिए। दिस मीन्स दैट मैनी एडल्ट डॉग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पाउंड, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जो बड़े कुत्ते होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वक्त गुजार देते हैं पाउंड में। एंड सम नेवर फाइंड्स गुड होम्स, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको अच्छा घर नहीं मिल पाता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट अ डॉग फॉर अ पेट, तो अगर आप किसी डॉग को लेना चाह रहे, किसी कुत्ते को लेना चाह रहे हैं एक पालतू जानवर के तौर पे, यू शुड थिंक अबाउट गेटिंग एन एडल्ट डॉग, तो आपको सोचना चाहिए कि आप किसी बड़े डॉग को ले। दे आर गुड पेट्स, वो अच्छे पालतू जानवर होते हैं। हु नीड्स गुड होम्स, जिनको के अच्छे घरों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो पाउंड वर्ड आया है तो आपने उसको देखा, अब हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर सामने रखते हुए अगली हमारी एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो पाउंड वर्ड को आप खास ध्यान में रखिए। क्वेश्चंस, यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द न्यू अनफेमिलियर वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंड मेक अ नोट ऑफ इट, अंडरलाइन इट। कि आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी जा रही है कि आपको इस पैसेज में जितने भी अनफेमिलियर और न्यू वर्ड्स आए हैं, यानी ऐसे अल्फाज आए हैं जिनको कि आप नहीं जानते, जो आपके लिए नए हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाइए
और उनको नोट कीजिए और उनको अंडरलाइन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन ग्रुप्स रीड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। के ग्रुप्स में रहते हुए जो वर्ड्स को आपने अंडरलाइन किया है तो उनके कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए और उनके मीनिंग को गेस करने की कोशिश कीजिए। तो आपने, अगर आप स्कूल में रह रहे तो आपने कुछ ग्रुप्स बनाए होंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए, तो उन ग्रुप में रहते हुए आपको उन वर्ड की मीनिंग को गेस करना है। गेस कर लेने के बाद क्या करना है, नाउ सर्च द वर्ड इन द डिक्शनरी एंड मेक अ नोट ऑफ द मीनिंग इन योर बुक। अब गेस कर लेने के बाद में आपको उसके एक्चुअल मीनिंग देखने के लिए आपको डिक्शनरी देखना है, डिक्शनरी में उसके वर्ड की मीनिंग को सर्च करना है और फिर उसके जो मीनिंग है तो उसको अपने नोटबुक में नोट करना है। फोर्थ है, आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्राई टू यूज इट इन योर वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। उस वर्ड के यानी जो अंडरलाइन वर्ड्स है तो उनके एक्चुअल मीनिंग जान लेने के बाद में आपको उसका जो यूज़ है आपको उसे अपने सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करना है, अपने वर्ड्स में यूज़ करने की कोशिश करना है और कोशिश करना है कि आप उससे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकें, बामाना जुमले बना सकें। और फिफ्थ है, फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग वर्ड्स। और फिर दूसरे जो वर्ड्स है तो उसी के लिए भी आपको इसी तरह का सेम प्रोसीजर करना है, यानी जितने भी वर्ड्स आपने बनाए हैं तो पहले उनके मीनिंग गेस करने की कोशिश कीजिए। गेस कर लेने के बाद में उनकी एक्चुअल मीनिंग डिक्शनरी में देखिए। डिक्शनरी में देख लेने के बाद में उनको अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद में फिर अगले वर्ड पे जाइए, अगले सेंटेंस पे जाइए। अब यहाँ पे हमको एक सॉल्व एक्टिविटी दी जा रही है, डेमो दिया जा रहा है, यानी हमको बताया जा रहा है कि कैसे हमको ये एक्टिविटी करना है। पहले जो क्वेश्चन आए थे तो उन क्वेश्चन को कैसे करना है। स्टूडेंट मेक अ लिस्ट ऑफ द अनफेमिलियर वर्ड्स। स्टूडेंट ये करेंगे कि जितनी भी इस पैसेज में अनफेमिलियर वर्ड्स आए थे, नामालूम अल्फाज आए थे, तो हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। इफ़ द वर्ड इज पाउंड, रेड द इंटायर सेंटेंस, ट्राई टू गेट द मीनिंग दैट माइट बी समवॉट क्लोज टू द एक्चुअल मीनिंग। व्हेन मोस्ट पीपल गो टू द पाउंड टू गेट अ डॉग। जो वर्ड है पाउंड, अगर वो पूरा सेंटेंस पढ़ता हो तो हम उसके मीनिंग तलाश करने की कोशिश करेंगे, गेस करने की कोशिश करेंगे जो कि एक्चुअल मीनिंग से क्लोज हो। अभी इस सेंटेंस में देखिए वर्ड पाउंड आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे हम, व्हेन मोस्ट पीपल गो टू द पाउंड टू गेट अ डॉग। जब बहुत सारे लोग पाउंड पे जाते हैं किसी कुत्ते को लेने के लिए। तो अब यहाँ पे हमको पाउंड की मीनिंग गेस करना है। गेस कर लेने के बाद में जो भी हम गेस करेंगे तो उसको नोट करना है, फिर हमको आगे बढ़ना है। इफ़ द वर्ड इज पाउंड फ्रॉम द अबव पैसेज देन सर्च फॉर द वर्ड इन अ डिक्शनरी। अब हमको क्या करना है कि जो वर्ड पाउंड है अगर ऊपर के सेंटेंस में हमने देखा तो हम क्या करेंगे कि उसको देख लेने के बाद में हम उसको डिक्शनरी में सर्च करेंगे। पहले हम गेस करेंगे इसकी मीनिंग, फिर उसके बाद में डिक्शनरी में देखेंगे। डिक्शनरी में हम जब देखेंगे पाउंड की मीनिंग तो हमको यहाँ पे इतने सारे मीनिंग दिखेंगे। तो फर्स्ट मीनिंग है, द पाउंड इज़ द यूनिट ऑफ मनी विच इज़ यूज्ड इन यूके। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। के जो पाउंड है तो वो पैसों की एक यूनिट है, एक इकाई है जिसको कि हम यूके में यूज़ करते हैं, जिसको कि यूके यूनाइटेड किंगडम में यूज़ किया जाता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल के ज़रिए। अब ये सिंबल लफ्ज़ के आगे, सिंबल वर्ड के आगे जो सिंबल है एल का या ई का, तो इसके मानी होते हैं पाउंड। तो पाउंड एक तरह का पैसा है जो यूके में यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ यूज़ किया जाता है और अमेरिका में डॉलर यूज़ किया जाता है। सेकंड है, अ पाउंड इज़ अ यूनिट ऑफ वेट यूज्ड मेनली इन ब्रिटेन, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज स्पोकन। पाउंड के जो दूसरी मीनिंग है वो ये है कि पाउंड वेट की एक इकाई है, वज़न की एक इकाई है, यूनिट है, जो कि मेनली ब्रिटेन और अमेरिका में यूज़ की जाती है और अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे कि इंग्लिश बोली जाती है। अब जैसे हमारे बहुत सारे वज़न की, वेट की इकाई होती है, जैसे किलो है, ग्राम है, उसके अलावा बहुत सारे जो वर्ड्स है वज़न से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड जो हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं, जैसे छनाक है, पाव है। तो ये सब जिस तरह के वर्ड है तो पाउंड भी इसी तरह का एक वर्ड है। तो पाउंड तकरीबन आधा किलो के बराबर एक वज़न होता है। और जो थर्ड मीनिंग दी जा रही है, अ पाउंड इज़ अ प्लेस वेयर डॉग्स एंड कैट्स फाउंड वेंडरिंग इन द स्ट्रीट आर टेकन। पाउंड उस जगह कहते हैं जहाँ पे के
वो कुत्ते और बिल्लियाँ रखी जाती है जिनको के स्ट्रीट पर घूमते हुए पाया जाता है। वेंडर कहते हैं घूमना, यानी अगर जो इधर उधर घूमते हुए कुत्ते और बिल्लियाँ पाई जाती है तो उनको पाउंड में रखा जाता है। उनको जो करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है तो वो उठा के ले जाते हैं और उनको उस जगह पे रखते हैं और उस जगह को पाउंड कहा जाता है। एंड केप्ट अनटिल दे आर क्लेम्ड बाय देयर ओनर्स, और उसको वहीं पर रखा जाता है जब तक कि उनके जो मालिक है तो उनको क्लेम ना कर दे, उनके ऊपर उनका दावा ना कर दे। तो अपने इंडिया में होता है बहुत से, लेकिन जो दूसरी कंट्री है तो उसमें उसका बहुत अच्छे से पालन किया जाता है। और वहाँ पे अगर कुत्ते और बिल्लियाँ स्ट्रीट पर घूमते हुए देखे तो उनको फ़ौरन पकड़कर इस जगह पे लेकर चले जाया जाता है, जिसको कि पाउंड कहते हैं। नाउ आउट ऑफ दीज थ्री मीनिंग्स द मोस्ट रिलेवेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड पाउंड यूज इज द लास्ट वन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पैसेज आया था हमारे सामने, तो उसमें इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट मीनिंग है तो वो लास्ट वाली है। यानी पाउंड का मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पे कुत्ते और बिल्ली को रखा जाता है। नाउ मेक अ नोट ऑफ द मीनिंग। अब आपको क्या करना है कि इस मीनिंग को नोट कर लेना है एंड ट्राई टू मेक अ सिंपल सेंटेंसेज विच कुड बी यूज इन डे टू डे कन्वर्सेशन। अब आपको क्या करना है कि वर्ड जो है पाउंड, तो उसके मीनिंग को लिख लेना है और उसको लिखने के बाद में आपको कुछ सिंपल आसान से सेंटेंसेस बनाना है जिनको कि अपने आप डे टू डे कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में आप यूज़ कर सके। तो आप पाउंड के 2 या 3 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस दी जा रही है, मश्क दी जा रही है। टीचर गिव्स वर्ड टू द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू मेक अ सिंपल बट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। टीचर का ये काम है कि वो इस पैसेज में से कुछ वर्ड्स निकाले और बच्चों को दे, स्टूडेंट को दे, और उनसे कहे कि वो कुछ सिंपल लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाएं। तो अब आप क्या कीजिए कि आपने जो पैसेज पहले पढ़ा गया था तो उसके अंदर के जितने भी अनफेमिलियर या मुश्किल वर्ड्स आपको आए हैं तो उनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 आप सेंटेंसेस बनाइए। स्टूडेंट्स मेक सिंपल सेंटेंसेस रिटन और ओरली एंड रीड इट। अब स्टूडेंट ये करेंगे कि कुछ सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, चाहे वो उसको लिखकर बनाए या ओरली बनाए, ज़बानी तौर पे बोले, एंड रीड इट, और उसको पढ़कर सुनाएंगे। सो द इंटायर क्लास नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ताकि जो इंटायर क्लास, जो पूरी क्लास है, तो वो उसकी मीनिंग जान सके। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, तौसी सरगर्मी या मुतवाजी सरगर्मी। तो फर्स्ट है टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड फ्रॉम द पैसेज एंड डिक्टेट देम टू द स्टूडेंट। के टीचर पैसेज में आए हुए जितने भी वर्ड्स हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाए और उसको बच्चों को इमला कराए। डिक्टेट किसे कहते हैं कि मैं पढ़ूं और आप उसको सुनकर लिखें। तो यहाँ पे जितने वर्ड्स आए थे तो मैं इसकी मीनिंग पहले ही बता चुका हूँ, तो अब आपको क्या करना है कि उनकी एक लिस्ट बनाना है। स्टूडेंट स्पेल द वर्ड्स। स्टूडेंट ये करेंगे कि हर वर्ड की स्पेलिंग बताएंगे एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द गिवन वर्ड, और उसके अंदर आए हुए जितने भी सिलेबल्स हैं तो उनको जानने की कोशिश करेंगे। सिलेबल किसे कहते हैं? सिलेबल आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो सिलेबल किसी भी वर्ड में आए हुए एक वाविल की आवाज़ या एक से ज़्यादा वाविल मिलकर जो आवाज़ बना रहे हैं तो उसको हम सिलेबल कहते हैं। जैसे जो वर्ड है फादर, तो फादर में हम देख रहे हैं कि 2 सिलेबल है। पहले है आ की आवाज़ फा, फिर उसके बाद है अ की आवाज़ दर। तो फा दर जो वर्ड है तो उसमें 2 सिलेबल आ गए, और उसमें हम देख रहे हैं कि आ की आवाज़ ए से बन रही है एक वावेल से, और जो दूसरा जो वावेल है अ, तो उसमें हम ई की आवाज़ बन रही है THER से, फादर। इसी तरह एक और वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इस वर्ड में हम देख रहे हैं कि पहला जो सिलेबल है वो है ब्यू, इसमें EAU, ये तीनों वावेल मिलकर एक ही आवाज़ बना रहे हैं, वो है यू, ब्यू। दूसरा जो सिलेबल है वो है टी, तो आई की आवाज़ टी, और फुल तो ये यू की आवाज़ है, फुल, FUL, ब्यूटीफुल। तो हमने देखा कि जो सिलेबल होता है तो किसी भी वर्ड में एक वावेल की आवाज़ को कहते हैं, या एक से ज़्यादा वावेल मिलकर जो एक आवाज़ बनाते हैं तो उसको हम सिलेबल कहते हैं।
तो अब आपको क्या करना है कि जितने मुश्किल आपने जितने भी वर्ड्स आपने बनाए, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपने लिस्ट बनाए, तो उनको अपने सामने रखिए और उनको सामने रखने के बाद में देखिए कि हर वर्ड में कितने सिलेबल आ रहे हैं और उनके नंबर उनके सामने रखिए और हर वर्ड के अलग अलग सिलेबल को लिखिए। थर्ड एक्टिविटी है हेयर टीचर्स कैन इनकरेज सेल्फ करेक्शन और पीयर चेकिंग विच एवर इज मोर फीजिबल फॉर हिम और हर। यहाँ पे टीचर ये कर सकता है कि बच्चों को सेल्फ करेक्शन के लिए इनकरेज करे, उनकी हिम्मत अफजाई करे, हौसला अफजाई करें, यानी इस बात की कोशिश करें कि बच्चे खुद ही अपनी गलतियों को दुरुस्त कर दें। या फिर ये कि ये कर सकता है कि वो बच्चों से कहे कि एक दूसरे के जो वर्ड्स है तो उनको चेक करें, एक दूसरे में देखिए कि उन्होंने अपना सिलेबल सही से लिखा या नहीं लिखा, और एक दूसरे की गलतियों को दुरुस्त करने की, चेक करने की कोशिश कराइए। इवालुएशन में है यहाँ पे टीचर मेक्स चिट्स बेयरिंग द न्यू वोकेबलरी एंड इट्स मीनिंग सेपरेटली एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द स्टूडेंट। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी जा रही है इवालुएशन में कि टीचर ये करेगा कि कुछ चिट्स बनाइए, कुछ चिट्ठियाँ बनाइए जिसमें कुछ न्यू वर्ड्स हो, और कुछ दूसरी चिट्ठियाँ बनाइए जिसमें उन वर्ड्स के मीनिंग हो, और फिर उनको बच्चों में बांट देगा। और फिर बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट विल बी इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब बच्चों का ये काम होगा कि उनके हाथ में जो भी चिट्ठी आए तो उसका सही मीनिंग तलाश करने की कोशिश कीजिए, एग्जैक्ट मीनिंग उसकी तलाश करने की कोशिश कीजिए। टीचर कैन यूज दिस मैचिंग एक्टिविटी टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। टीचर ये कर सकते हैं कि मैचिंग एक्टिविटी करा सकता है बच्चों की समझ को चेक करने के लिए। अब क्या करें कि बहुत सारे वर्ड्स लिखिए, उसके मीनिंग दूसरी चिट्ठियों पे लिखिए, उसको बच्चों में बांटिए और फिर उनको कहिए कि इसकी मीनिंग तलाश करो और फिर पता करो कि किसके पास में उस वर्ड्स की मीनिंग गई है। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे बहुत सारे हमको लिंक दिए गए हैं। लिंक्स वेयर टीचर्स कैन गेट अनसीन पैसेजेस ऑनलाइन। यहाँ पे 2 लिंक दी गई है, ऐसी लिंक जहाँ पे कि टीचर अनसीन पैसेजेस ऑनलाइन देख सकता है। तो ये दोनों जो वेबसाइट की लिंक है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। वोकेबलरी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन लिंक्स, आप बहुत सारी वोकेबलरी की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो आप इस लिंक पर जाके चेक कीजिए। और नीचे एक यूट्यूब का वीडियो के लिंक भी दिया गया है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये जितनी भी लिंक्स आई हुई हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। आई लर्न न्यू वोकेबलरी एंड इट्स यूज, न्यू वोकेबलरी सीखा मैंने और उसका यूज सीखा। आपने बहुत सारे वर्ड सीखे आज के लर्निंग एक्टिविटी में और उनको यूज कैसे करना है तो आपने ये सीखा। सेकंड चीज़ जो आपने सीखी वो ये है कि आई लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड। मैंने ये सीखा कि किसी भी अनफेमिलियर वर्ड, किसी भी नामालूम वर्ड के मीनिंग को मैं कैसे समझ सकता हूँ उसको पढ़ते हुए उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें कि वो यूज़ किया गया है। कॉन्टेक्स्ट में बता चुका इससे पहले कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, यानी आप कोई भी वर्ड्स को किसी सेंटेंस में पढ़िए और उस सेंटेंस से या उसके आजू बाजू आए हुए वर्ड से उसकी मीनिंग को गेस करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपने सीखा कि आप इस तरह कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने ये एक्टिविटी पूरी तरीके से समझा होगा और अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।